वेलकम टू स्के नॉवल वर्स, जहां कहानियां एक नई दुनिया बनती है। कहानियों का सफर यहीं से शुरू होता। आधार शहर 5 शौर्यगढ़ की परीक्षण सुविधा के अंदर वातावरण तनावपूर्ण और भारी था, लगभग दम घोंटने वाला। 70 छात्र शांति से कतार में खड़े थे, उनकी आंखें आशंका और प्रत्याशा के साथ झिलमिला रही थीं। ये सिर्फ एक और परीक्षा नहीं थी, यह एक ऐसी परीक्षा थी जो हमेशा के लिए उनका जीवन बदल सकती थी। यह उनके लिए आधिकारिक युद्धकला प्रमाणीकरण प्राप्त करने का द्वार था। ऋषभ सामने खड़े थे, उनकी निगाहें छात्रों पर घूम रही थीं। आपके सामने, उन्होंने हाथ से इशारा करते हुए कहा, 10 गति परीक्षण मशीनें हैं। पहले की तरह आप 10-10 के समूह में आगे बढ़ेंगे। योग्यता के लिए 25 मीटर प्रति सेकंड की न्यूनतम गति चाहिए। पहले 10 छात्र घबराते हुए मशीनों के पास पहुंचे। परीक्षण शुरू हुआ और कुछ ही क्षणों में परिणाम स्क्रीन पर चमके। केवल 5 छात्र उत्तीर्ण हुए। कमरे में सन्नाटा छा गया। संख्याएं शब्दों से अधिक बोल रही थीं, यह आसान नहीं होने वाला था। फिर मयंक के समूह की बारी आई। मयंक हमेशा की तरह अपनी अकड़ के साथ आगे बढ़ा। उसने आत्मविश्वास से दौड़ पूरी की और 27 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त की, जो आवश्यक सीमा से काफी ऊपर थी। कुछ तालियां बजीं, लेकिन ज्यादातर फुसफुसाहट थी, अमीरजादा कहीं का। अगली बारी रोशनी की थी। वह हमेशा की तरह शांत थी। एक हल्की सांस और सहज कदमों के साथ उसने अपनी परीक्षा शुरू की। 28 मीटर प्रति सेकंड। पूरे कमरे में एक स्तब्ध कर देने वाला सन्नाटा छा गया, जिसके बाद तालियों और उत्साह की आवाजें गूंज उठीं। रोशनी इन प्रशंसाओं पर अविचलित रही, उसका ध्यान कहीं और था। फिर दीपशेख की बारी आई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, एक गहरी सांस ली और स्थिर निगाहों से सामने देखा। दीपशेख ने सटीकता के साथ दौड़ लगाई, उसकी मुद्रा सहज और कुशल थी। परिणाम चमका। 33 मीटर प्रति सेकंड। कमरे में पूरी तरह से गहरा सन्नाटा छा गया। एक शब्द भी नहीं, केवल मशीनों की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। 25 मीटर प्रति सेकंड की न्यूनतम गति को छूने में कई छात्र विफल हो गए थे, पर दीपशेख ने जीन ताला खोले बिना 33 मीटर प्रति सेकंड हासिल कर लिया था। यह अविश्वसनीय था। मयंक का आत्मविश्वास भरा चेहरा गुस्से में बिगड़ गया। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। ये कैसे संभव है? ऋषभ की आंखें चमक उठीं। उन्होंने दीपशेख के कंधे पर हाथ रखा। दीपशेख, तुम दुर्लभ प्रतिभा हो। मैंने यहाँ तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा। अगर तुम किसी तत्व को जागृत करते हो तो मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे लिए इनाम तैयार करूंगा। शुभकामनाएं। दीपशेख ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। धन्यवाद प्रशिक्षक ऋषभ। श्री अर्जुन भी पास आए और अनुमोदन में सिर हिलाया। मैं तुम्हारे अगले प्रदर्शन का इंतजार करूंगा बच्चे। रोशनी भी करीब आई। उसका लहजा हल्का और चिढ़ाने वाला था। दीपशेख, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना कुछ छिपा रहे हो। तुम एक सुपर जीनियस निकले। एलिमेंटल टेस्ट के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद, दीपशेख ने जवाब दिया। तुम्हें भी शुभकामनाएं। ऋषभ ने समूह की ओर रुख किया। केवल 46 छात्र गति परीक्षण में उत्तीर्ण हुए। जो उत्तीर्ण हुए वे मेरे पीछे आए। उन चुने हुए 46 छात्रों ने ऋषभ का अनुसरण किया और एक छोटे कक्ष में प्रवेश किया। बीच में एक फुटबॉल के आकार का तत्व जागरण क्रिस्टल एक पारदर्शी पीठिका पर रखा था। ये, ऋषभ ने गंभीरता से कहा, तत्व जागरण क्रिस्टल है। आप एक एक करके आगे आएंगे और इस पर अपना हाथ रखेंगे। यदि आप में कोई तत्व आत्मीयता है तो क्रिस्टल रोशन होगा और स्क्रीन आपका तत्व दिखाएगी। उन्होंने कहा, फेडरेशन द्वारा 9 तत्वों को मान्यता प्राप्त है: अग्नि, जल, धातु, वायु, पृथ्वी, प्रकाश, अंधकार, बर्फ और गर्जन। यदि आप इनमें से किसी को जागृत करते हैं तो आपको एक श्वास तकनीक दी जाएगी, जिसके साथ आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित कर सकेंगे और अपने जीन ताला को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। रोशनी ने कदम आगे बढ़ाया। श्री ऋषभ, क्या एक से अधिक तत्वों को जागृत करना संभव है? और यदि कोई ऐसा करता है तो क्या उन्हें हर श्वास तकनीक की खेती समान रूप से करनी होगी? ऋषभ ने प्रशंसा की। उत्कृष्ट प्रश्न। हाँ, ऐसे दुर्लभ मामले हैं, लेकिन आपको उन सभी की खेती करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ एक तत्व पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हालांकि यदि आप एकाधिक तकनीकों की खेती करना चुनते हैं तो भविष्य में आगे बढ़ने के लिए आपको उन्हें समान रूप से विकसित करना होगा। वह रास्ता धीमा और अधिक मांग वाला है। बहुत बढ़िया, ऋषभ ने अपने हाथ ताली बजाते हुए कहा। अब जागरण शुरू होगा। ये हर व्यक्ति का सपना है, एक योद्धा बनना। और अब आप दहलीज पर खड़े हैं। तत्वों का जागरण, एलिमेंटल अवेकनिंग। तत्व जागरण शुरू हुआ। पहला छात्र, एक आत्मविश्वास से भरा भूरी त्वचा वाला लड़का, सैम, आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथ क्रिस्टल पर रखे। एक पल बाद क्रिस्टल से हरे रंग की चमकदार तरंगें फूट पड़ीं। वायु तत्व, सैम खुशी से चिल्ला उठा। ऋषभ ने मुस्कान के साथ उसे बधाई दी। एक के बाद एक छात्र आगे बढ़े। कुछ सफल हुए, उनकी खुशी कमरे में भर गई। लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं था। जो तत्व जागृत नहीं कर सके, उनकी उम्मीदें चूर चूर हो गईं। उनका योद्धा बनने का सफर शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया था। तब मयंक आगे बढ़ा।
उसने क्रिस्टल पर हाथ रखे और तुरंत ये तेज लाल लौ से भड़क उठा। हवा गर्म हो गई और भीड़ में एक तीव्र आहट फैल गई। अग्नि तत्व। मयंक ने विजय की मुद्रा में अपनी बाहें उठाईं, उसकी निगाहें तुरंत दीपशेख पर पड़ीं। ऋषभ ने सिर हिलाया। श्रीकांत के पास अब एक योग्य उत्तराधिकारी है। अगली बारी रोशनी की थी। वह शांत मुद्रा में आगे बढ़ी और क्रिस्टल को छुआ। सेकंडों में उसके चारों ओर ठंडी हवा घूमने लगी। हिम तत्व। आहटें गूंज उठीं, पर कुछ और भी हो रहा था। रोशनी की आंखें एक अजीब रोशनी से झिलमिला उठीं। उसे एक आत्मिक प्रतिभा के जागृत होने का एहसास हुआ। हिम क्षेत्र, आइस डोमेन। उसने आंखें खोली और श्री अर्जुन से कहा, सर, मैंने एक आत्मिक प्रतिभा जागृत की है। ये शब्द बिजली की तरह लगे। मयंक का चेहरा विस्मय और लालच से भर गया। श्री अर्जुन ने पूछा, रोशनी, क्या तुम इसे सार्वजनिक रूप से प्रकट करना चाहती हो? रोशनी ने सिर हिलाया। हाँ सर, मैं फेडरेशन का पूरा समर्थन चाहती हूँ। फिर दीपशेख की बारी आई। दीपशेख ने दोनों हाथ क्रिस्टल पर रखे। तुरंत एक अजीब ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ गई। उसका आध्यात्मिक गुण स्पिरिट एट्रीब्यूट 6 था, जो सामान्य से कहीं अधिक था। ऊर्जा उसके हृदय क्षेत्र में एक सटीक स्थान पर अभिसरित हुई और वहां एक कोर उभरा। 3 रंग भड़क उठे, प्रकाश, गर्जन, धातु। कमरा एक स्तब्ध सन्नाटे में डूब गया। डिस्प्ले एक चमक के साथ चमका। 3 तत्व। दीपशेख ने 3 तत्वों के कोर जागृत किए थे। इससे पहले कि विस्मय की लहर पूरे कमरे में फैलती, दीपशेख के मन में एक और संदेश आया। प्रतिभा जागृत, अनंत समझ, इन्फिनिट कॉम्प्रहेंशन। उसकी आंखें कांप उठीं। अनंत समझ, ये स्वर्ग को चुनौती देने वाली प्रतिभा थी। ऋषभ ने सबसे पहले अपनी आवाज उठाई। दीपशेख, बधाई हो। 3 तत्व, तुम सचमुच एक प्रतिभा हो। अब बताओ, तुम किस तत्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हो? दीपशेख ने श्री अर्जुन और ऋषभ को देखा। सर, क्या मुझे सचमुच सिर्फ एक ही चुनना होगा? क्या मैं तीनों की खेती कर सकता हूँ? श्री अर्जुन अचंभित हो गए। दीपशेख, क्या तुमने नहीं सुना? एकाधिक तत्वों की खेती तुम्हारे ध्यान को विभाजित कर देगी। तुम्हारी प्रगति 3 गुना धीमी हो सकती है। दीपशेख मुस्कुराया। फिर मैं उन सभी की खेती करूंगा। कमरे में आहटें भर गईं। मयंक का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने नींबू निगल लिया हो। ठीक है, अपना समय बर्बाद करो दीपशेख, मैं कदम दर कदम आगे बढ़ूंगा। दीपशेख ऊंचा खड़ा रहा, शांत और संयमित। श्री अर्जुन ने दीपशेख को देखा। कोर का आकार भी अवशोषण दर को प्रभावित करता है। ज्यादातर लोग 1 सेंटीमीटर कोर के साथ जागृत होते हैं। प्रतिभागी 1.5 सेमी या यहाँ तक कि 2 सेमी कोर के साथ जागृत हो सकते हैं। दीपशेख ने चुपचाप सुना। उसका अपना कोर पहले से ही 2 सेंटीमीटर था। जागरण प्रक्रिया समाप्त होने पर सच्चाई स्पष्ट हो गई। 46 छात्रों में से केवल 10 ही अपने तत्वों को सफलतापूर्वक जागृत कर पाए थे। ऋषभ ने 10 सफल छात्रों को एक चौड़े हॉल में ले गए। आज आपने अपना पहला कदम उठाया है। अब आपको श्वास तकनीकें मिलेंगी। आप मानवता की आशा हैं। आप ही हैं जो हमारी विरासत को वापस जीत सकते हैं। दीपशेख को 3 तकनीकें मिली, प्रकाश, गर्जन और धातु। उसने श्री अर्जुन और रोशनी से विदा ली और शांति से हॉल से निकल गया। घर वापसी और अनंत समझ, होमकमिंग एंड इन्फिनिट कॉम्प्रहेंशन। घर पहुंचकर दीपशेख ने अपने माता पिता ईला और जयंत को सोफे पर तनाव में बैठे पाया। ईला ने तुरंत उसे गले लगा लिया। बेटा, कैसा रहा? उसने धीरे से पूछा। दीपशेख मुस्कुराया। आप दोनों अपने इस सुंदर बेटे को इतना कम क्यों आंक रहे थे? क्या आपको सच में लगा कि मैं विफल हो सकता हूँ? उसने प्रमाण पत्र जयंत को सौंप दिया। जयंत ने कागज लिया और फिर सन्नाटा छा गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने कुछ गलत नहीं किया, जयंत ने कहा और दीपशेख को कसकर गले लगा लिया। मैं रो रहा हूं क्योंकि मैं बहुत खुश हूं। इतना खुश कि इसे रोक नहीं सका। ईला भी चुपचाप उनके बगल में रो पड़ी। जयंत और ईला को तत्व आत्मीयता नहीं थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके परिवार में एक योद्धा का जन्म होगा। जयंत ने आखिरकार कहा, चलो जश्न मनाते हैं। रात में अपने कमरे की शांति में दीपशेख बैठ गया। उसने अपने माइक्रो कंप्यूटर में 3 पेनड्राइव डाली और श्वास तकनीकों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। प्रकाश से शुरुआत की। अचानक डिंग, मूलभूत प्रकाश तत्व श्वास तकनीक का पता चला। समझें? हाँ, उसने अपने मन में कहा। अनंत समझ सक्रिय। आदिम प्रकाश श्वास तकनीक समझी गई। आदिम। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तकनीक को सक्रिय किया और तुरंत भयानक मात्रा में प्रकाश तत्व ऊर्जा उसके शरीर में भर गई। दीपशेख ने जल्दी से रोक दिया। उसका कोर पहले ही 1/3 भर चुका था। उसने गर्जन तकनीक का प्रयास किया। डिंग, आदिम गर्जन श्वास तकनीक समझी गई। उसका कोर 2/3 भर गया। फिर धातु तकनीक। डिंग, आदिम धातु श्वास तकनीक समझी गई। उसका कोर पूरी तरह से संतृप्त हो गया। एक और प्रॉम्प्ट दिखाई दिया। 3 श्वास तकनीकों का पता चला। क्या उन्हें संयोजित करें? हाँ। डिंग, आदिम त्रितत्व श्वास तकनीक निर्मित। अचानक उसका कोर 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक फैल गया।
किसी ने कभी भी जीन ताला खोलने से पहले कोर को बड़ा नहीं किया था। उसने तकनीक को सक्रिय किया। ऊर्जा का एक भंवर बन गया जिसने प्रकाश, गर्जन और धातु को एक साथ खींचा। ठीक 30 सेकंड के बाद उसके अंदर एक गर्जना गूंजी, उसका पहला जीन ताला टूट गया। मास्टर दीपशेख। शारीरिक शक्ति 7.4, आध्यात्मिक शक्ति 7.4, जोड़ 1 प्रत्येक गुण पर। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जारी रखा। धमाका, स्तर 2, धमाका, स्तर 3, धमाका, स्तर 4। 5 घंटे बीतने तक दीपशेख एक ही रात में मार्शल योद्धा स्तर 9 तक पहुंच चुका था। वह रुक गया। वह अगले क्षेत्र में जा सकता था पर उसने नहीं चुना। उसने अपना पैनल देखा। शारीरिक शक्ति 15.4, आध्यात्मिक शक्ति 15.4। एक सामान्य स्तर 9 योद्धा में 10,000 किलोग्राम की शक्ति होती है। दीपशेख में 15,400 किलोग्राम, और यह कल 2 गुना हो जाएगी। अगले दिन वह सोने से ठीक पहले उसने एक आखिरी बार अपने कोर को देखा, और जो उसने देखा उससे उसका जबड़ा नीचे गिर गया। उसकी आंखें कांप उठीं। वह क्या है? क्या आप जानना चाहेंगे कि दीपशेख ने अपने कोर में क्या देखा? दीपशेख ने अपने कोर को देखा। वह 3 सेंटीमीटर के संगमरमर के आकार का कोर नहीं था, बल्कि एक विशाल 14 सेंटीमीटर का कोर था। ये कब हुआ? दीपशेख अवाक रह गया। शिक्षक ने कहा था कि केवल एक प्रमुख सफलता से ही कोर बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं लगता। जीन ताला खोलने से पहले उसका कोर 3 सेंटीमीटर था। खोलने के बाद ये 2 गुना होकर 6 सेंटीमीटर हो गया। फिर हर छोटी सफलता ने इसे 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया, जिससे ये कुल मिलाकर 14 सेंटीमीटर का हो गया। एक मार्शल ग्रैंडमास्टर का कोर भी केवल 8 सेंटीमीटर होता है और एक किंग का 16 सेंटीमीटर। और वह दीपशेख केवल स्तर 9 योद्धा था, लेकिन 14 सेंटीमीटर पर खड़ा था। अगर वह दूसरों को बताता भी तो कोई विश्वास नहीं करता। वाह, क्या विसंगति है! मगर अच्छी बात यह थी कि यह विसंगति मैं हूँ। दीपशेख मन ही मन हंसा। फिर वह सोने चला गया। जब दीपशेख उठा तो सुबह के 10 बज रहे थे। उसने सबसे पहले अपना पैनल देखा। मास्टर दीपशेख। शारीरिक शक्ति 30.8, आध्यात्मिक शक्ति 30.8। दीपशेख को एहसास हुआ वह केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके 30 टन वजन उठा सकता था। वह अपने 500 मीटर के दायरे में सब कुछ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, एक 1 किलोमीटर चौड़ा डोमेन। दीपशेख तरोताज़ा हुआ और नाश्ते के लिए नीचे गया। उसके माता पिता कार्यालय के लिए निकल चुके थे, लेकिन माँ की ओर से एक प्यारा सा नोट रखा था। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया। योद्धा बनने के बाद उसकी भूख काफ़ी बढ़ गई थी। दीपशेख सोचने लगा, मुझे आज क्या करना चाहिए। वह इतनी जल्दी फिर से बड़ी सफलता हासिल करने की योजना नहीं बना रहा था। हो सकता है मुझे कोई कौशल तकनीक खोजनी चाहिए। ऐसी तकनीकें केवल आधिकारिक मार्शल योद्धाओं के लिए उपलब्ध थीं। तो क्या मुझे एलायंस हॉल जाकर अपना पहचान पत्र लेना चाहिए? उसने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखा। शायद मुझे यही कहना चाहिए कि मैं केवल स्तर 1 तक पहुंचा हूं, ताकि दहशत न फैले। दीपशेख तैयार हुआ और अपनी मर्सिडीज विजन XX लेकर एलायंस हॉल के लिए निकल पड़ा। एलायंस हॉल और संदेह, अलायंस हॉल इन सस्पिशन। उसने रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर कहा, नमस्ते, मैं दीपशेख हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि श्री ऋषभ कहाँ हैं? रिसेप्शनिस्ट ने ऊपर देखा और एक 1.9 मीटर लंबा आकर्षक युवक को देखा। दीपशेख रात की शुद्धि के बाद और भी अधिक आकर्षक हो गया था। उस लड़की ने मुस्कान के साथ पूछा, आप श्री ऋषभ से क्या चाहते हैं? दीपशेख ने लापरवाही से जवाब दिया, ओह, वह जागरण प्रक्रिया के दौरान हमारे बैच के प्रशिक्षक थे। अब जबकि मैं एक योद्धा बन गया हूं, मैं श्री ऋषभ से अपनी पहचान प्राप्त करने में मदद करने के लिए कहना चाहता हूं। लड़की ने सिर हिलाया। ओह, तो ऐसा है, आप एक योद्धा बन गए। फिर उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसने अचानक दीपशेख को देखा। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। रुकिए, श्री ऋषभ आपके प्रशिक्षक थे? क्या उन्होंने कल ही बैच को प्रशिक्षित नहीं किया था? क्या आप कह रहे हैं कि आप कल के बैच में थे? दीपशेख को लड़की की समझदारी पर आश्चर्य हुआ। उसने सिर हिलाया। हाँ, मैं कल के बैच में था। ये सुनकर लड़की के दिमाग में एक परमाणु बम फट गया। उसकी आवाज़ कांप उठी, क्या आप सच कह रहे हैं? आप एक दिन में एक योद्धा बन गए? दीपशेख इस बात पर हैरान था। सुपर शहरों में ऐसे कई प्रतिभाशाली लोग होंगे जिन्होंने ऐसा किया होगा, है ना? फिर भी उसने पुष्टि की, हाँ। लड़की ने तुरंत ऋषभ को फ़ोन किया। सर, यहाँ दीपशेख नाम का एक व्यक्ति है। वह कहता है कि वह कल आपकी देखरेख में जागृत हुआ था और पहले ही योद्धा बन चुका है। वह पंजीकरण के लिए यहाँ है। कॉल के दूसरी ओर ऋषभ चाय पी रहे थे। जैसे ही उन्होंने ये शब्द सुने, कप उनके हाथ से फिसल गया और फर्श पर बिखर गया। उनकी आंखें बाहर निकल आईं। तुमने क्या कहा? क्या तुमने कहा कि दीपशेख योद्धा बन गया और रिपोर्ट करने आया है? ऋषभ एक पागल आदमी की तरह अपने कार्यालय से बाहर भाग गए।
उन्हें अपनी आंखों से देखना था। जब वह हॉल पहुंचे तो उन्होंने दीपशेख को एक प्रतीक्षा सोफे पर आराम से बैठे अपने फ़ोन पर खेलते हुए देखा। ऋषभ दीपशेख के पास गए। दीपशेख, इस लड़की ने कहा कि तुम मार्शल योद्धा बन गए हो और पंजीकरण के लिए आए हो। दीपशेख ने अपने फ़ोन से ऊपर देखा। हाँ, प्रशिक्षक ऋषभ, मैं भाग्यशाली था कि मैंने कल रात श्वास तकनीक को समझा और गलती से सफलता हासिल कर ली। ऋषभ का दिमाग खाली हो गया। क्या ये मानव वाणी है? आकस्मिक सफलता, 3 तत्व श्वास तकनीक समझ ली। कुछ क्षणों के बाद ऋषभ ने खुद को संभाला। दीपशेख नहीं, श्री दीपशेख, क्या आप परिणाम को सत्यापित करने के लिए मेरे साथ आ सकते हैं? दीपशेख समझ गया, इसलिए वह मान गया। वह एक पंचिंग मशीन के सामने खड़ा हुआ और मुक्का मारा। 2000 किलो। ऋषभ ने गहरे में विश्वास कर लिया था, लेकिन संख्या देखकर वास्तविकता का अनुभव हुआ। अगली बारी गति परीक्षक की थी। एक स्तर एक मार्शल योद्धा की गति आमतौर पर 35 मीटर प्रति सेकंड होती है। दीपशेख दौड़ा 38 मीटर प्रति सेकंड। अब कोई इनकार नहीं था। दीपशेख ने वास्तव में सफलता हासिल कर ली थी। ऋषभ जानते थे वह अकेले इस तरह की प्रतिभा को संभाल नहीं सकते थे। उन्होंने तुरंत एक कॉल किया। सुपर सिटी नंबर 1 में एक 50 या 60 के दशक का एक बुजुर्ग आदमी रिपोर्ट सुनते ही खड़ा हो गया। वह चार्ल्स डेनवर थे, एक मार्शल किंग और आधार शहरों 1 से 5 के सीधे पर्यवेक्षक। जब उन्होंने सुना कि आधार शहर 5 में किसी ने जागरण के ठीक एक दिन बाद मार्शल योद्धा के रूप में सफलता हासिल कर ली है तो उनका दिमाग सन रह गया। चार्ल्स ने ऋषभ को निर्देश दिया कि दीपशेख के साथ उच्चतम स्तर का आतिथ्य करें। वह 5 घंटे में पहुंचेंगे और तुरंत यात्रा के लिए एक लड़ाकू विमान बुक किया। इस बीच आधार शहर 5 में दीपशेख ने ऋषभ को संदेह की दृष्टि से देखा। यह आदमी इतना अजीब क्यों व्यवहार कर रहा है? कहीं ये कोई विकृत तो नहीं? दीपशेख की बेचैनी देखकर ऋषभ होश में आए। उन्होंने शर्मिंदगी से सिर खुजलाया और कहा, दीपशेख नहीं, श्री दीपशेख, हमारे पर्यवेक्षक 5 घंटे में आधार शहर आ रहे हैं। उन्होंने आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कहा है। आपका क्या विचार है? दीपशेख दंग रह गया। एक पर्यवेक्षक स्तर का व्यक्ति, इसका मतलब कम से कम एक मार्शल ग्रैंडमास्टर, संभवतः एक किंग। उसने तुरंत सहमति दे दी। दीपशेख ने फिर पूछा कि क्या वह अब अपना पहचान पत्र प्राप्त कर सकता है और योद्धा वेबसाइट ब्राउज कर सकता है। ऋषभ ने मुस्कराते हुए कहा, बेशक श्री दीपशेख, मैं आपका टोकन तुरंत लाता हूँ। 20 मिनट बाद ऋषभ एक काले कार्ड के साथ लौटे, दीपशेख का आधिकारिक मार्शल योद्धा पहचान टोकन। दीपशेख ने अपने कलाई पर माइक्रो कंप्यूटर खोला और मार्शल एलायंस वेबसाइट में लॉगिन किया। वह विशेष रूप से कौशल तकनीकों को देखने के लिए उत्सुक था, खासकर तलवार तकनीकों को। उसने विशेष तकनीकों का अनुभाग चुना। आयाम विच्छेदन, डायमेंशन क्लीविंग, 100 बिलियन एलायंस सिक्के, विनाश अनाइलेशन, 100 बिलियन, ... प्रकाश तलवार तकनीक, लाइट स्वॉर्ड टेक्निक, 100 मिलियन। 50 तलवार कौशल सूचीबद्ध थे। सबसे सस्ता वाला 100 मिलियन। दीपशेख कीमतों को घूरता रहा। 100 बिलियन, क्या बकवास है? मेरे परिवार की कुल संपत्ति 100 मिलियन से कम है और यहाँ सबसे सस्ती तकनीक 100 मिलियन की है। मैं इसे कैसे खरीदूंगा? वह निराश हो गया। अपमान और भाई का बदला, इंसल्ट एंड ब्रदर्स रिवेंज। दीपशेख वहीं बैठ गया, उदास। ऋषभ पास ही खड़ा था, बढ़ती चिंता के साथ देख रहा था। जब उसने दीपशेख की आंखों में उदासी देखी तो उसका दिल बैठ गया। क्या मैंने कुछ गलत किया? पसीने की बूंदें उसके माथे से नीचे लुढ़क रही थीं। ऋषभ ने घबराकर पूछा, श्री दीपशेख, क्या हुआ? क्या किसी बात ने आपको परेशान किया? दीपशेख ने उसे ऐसे देखा जैसे ऋषभ पर उसका कुछ बकाया हो। यह आदमी क्या कह रहा है? दीपशेख के चेहरे पर यह भाव देखकर ऋषभ तुरंत निराशा में डूब गया। ये खत्म हो गया, सब खत्म। पर्यवेक्षक चार्ल्स मेरी खाल उतार देंगे, उसने बड़बड़ाया, फिर एक भारी धम्म के साथ सोफे पर गिर गया। दीपशेख ये देखकर चौंक गया कि ऋषभ उसके ठीक बगल में बैठ गया, इतना करीब कि उसकी त्वचा में सिहरन दौड़ गई। धिक्कार है, यह आदमी सच में एक विकृत है। मैं रोशनी से कहूंगा कि इससे दूर रहे। वह झटके से खड़ा हो गया। हॉल से निकलने से पहले दीपशेख ने ठंडे स्वर में कहा, यदि पर्यवेक्षक आए तो मुझे फ़ोन करें। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं निकलता हूँ। वह जल्दी में चला गया। दीपशेख ने अपनी कार ली और एक कॉफ़ी शॉप की ओर चला गया ताकि वह एलायंस वेबसाइट को ठीक से ब्राउज कर सके। उसने अपने ऑरा को स्तर 1 योद्धा तक कम करने के लिए सिस्टम से कहा। जब वह अपने फ़ोन पर ब्राउज कर रहा था तभी एक परिचित आवाज़ ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। ये राजवीर था, दीपशेख का बचपन का दोस्त। राजवीर कॉफ़ी शॉप के अंदर एक लंबे आदमी के साथ बहस कर रहा था। आदिल, हद से मत निकलो। मैंने ये सीट पहले बुक की थी। अब तुम मुझे इसे छोड़ने के लिए कह रहे हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा भाई एक अर्ध योद्धा बन गया है। तुम्हें लगता है कि इससे तुम अजेय हो गए हो। आदिल का बड़ा भाई 5 दिन पहले अर्ध मार्शल योद्धा बन गया था।
अब आदिल उधार की शक्ति से राजवीर को दबाने की कोशिश कर रहा था। राजवीर अपनी प्रेमिका के साथ डेट पर था। वह घबराई हुई थी और राजवीर की आस्तीन खींचकर फुसफुसा रही थी, राजवीर कृपया बहस मत करो, चलो कहीं और चलते हैं। राजवीर चिल्लाया, आदिल ज्यादा आगे मत बढ़ो, मेरा भाई दीपशेख भी एक अर्ध योद्धा है, मुझे धमकी देने की हिम्मत मत करना, मैं अपने भाई को बुलाऊंगा और फिर देखते हैं क्या होता है। आदिल एक सेकंड के लिए जम गया, लेकिन फिर स्मर्क्ड। अरे भाई कहा, उसने ताना मारा, क्या दीपशेख वास्तव में तुम्हें अपना भाई मानता है? तुम दोनों अब बिल्कुल अलग दुनिया के हो, क्या दीपशेख को तुम्हारी परवाह भी है? राजवीर स्तब्ध रह गया, आदिल के शब्द गहरे घाव कर गए। दीपशेख पूरे समय दुकान के कोने से सुन रहा था। जैसे ही उसने आदिल के उपहास भरे शब्द सुने और राजवीर के चेहरे को दुख से भरा देखा, दीपशेख की छाती में एक तेज दर्द उठा। राजवीर, उसका बचपन का भाई, उसका सबसे अच्छा दोस्त। दीपशेख की आंखें ठंडी हो गईं। वह खड़ा हुआ, उनकी मेज की ओर चला गया और एक गड़गड़ाहट वाली आवाज में घोषणा की, किसने कहा कि राजवीर मेरा भाई नहीं है? वह न केवल मेरा भाई है बल्कि मेरा सेनापति भी है। क्या तुमने दीपशेख के भाई को धमकाने की हिम्मत की? क्या तुम शायद जीने से थक गए हो सकता है कि मुझे तुम्हारे परिवार को कुछ कचरे से छुटकारा दिलाने में मदद करनी चाहिए। पूरी कॉफी शॉप स्तब्ध सन्नाटे में डूब गई। राजवीर जम गया, उसने मुट्ठी भींच ली और एक आंसू उसके गाल से नीचे फिसल गया, जिसे उसने किसी के देखने से पहले पोंछ दिया। आदिल भी पलटा और जब उसने देखा कि यह कौन है तो उसके पैर लगभग जवाब दे गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैं दीपशेख, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो, कृपया मुझे क्षमा कर दो। दीपशेख का लहजा बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। तो अगर मैं यहाँ नहीं होता तो मेरे भाई को तुम जैसे कचरे ने अपमानित किया होता। मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूँ? उसने राजवीर को देखा। राजवीर, तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो? बस कर दो, तुम्हें किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजवीर का खून खौल उठा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आदिल को पेट में एक लात मारी। राजवीर आदिल से हमेशा ज्यादा मजबूत रहा था, बस उसके पास कोई शक्तिशाली समर्थन नहीं था। लेकिन अब जब दीपशेख उसके पीछे खड़ा था तो उसके पास खुद को रोकने का कोई कारण नहीं था। आदिल दर्द से कराह उठा। उसने चिल्लाया, दीपशेख ज्यादा आगे मत बढ़ो। क्या हुआ अगर तुम एक अर्ध योद्धा बन गए? मेरा भाई भी है, अगर तुम मुझे चोट पहुंचाते हो तो वह तुम्हें जरूर सबक सिखाएगा। दीपशेख ने तिरस्कार से हंस दिया। तो अपने भाई को बुलाओ और उससे कहो कि तुम्हें बचाने आए। अब तुम मुझे धमकी देने के बाद जा नहीं सकते। राजवीर ने आदिल के चेहरे पर मुक्का मारा। एक दांत बाहर निकल आया। राजवीर आदिल को तब तक मारता रहा जब तक वह बमुश्किल होश में नहीं था। आदिल ने अंततः अपने भाई को फोन किया। उसके भाई ने फोन पर दहाड़ा, किस कमीने ने मेरे छोटे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत की? इंतजार करो, अगर हिम्मत है तो मैं तुरंत वहां पहुंच रहा हूं। दीपशेख मुस्कुराया, थोड़ा मनोरंजन हमेशा अच्छा होता है। मारपीट के बाद राजवीर ने दीपशेख को देखा, उसे धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन दीपशेख ने बस कहा, अपने विषय की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है, और तुम मेरे सेनापति हो, तुम्हें मुझे धन्यवाद क्यों देना चाहिए? फिर वह मुस्कुराया। राजवीर ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया और मुट्ठी बनाई और चिल्लाया, जब राजा बुलाएगा तो ये सेनापति आएगा। दीपशेख अपने नाटकीय, हमेशा वफादार भाई से कुछ देर के लिए दंग रह गया। फिर वह राजवीर की प्रेमिका रिया की ओर मुड़ा, उसे एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी और कहा, मेरे लिए इतनी खूबसूरत भाभी खोजने के लिए बधाई। रिया शर्मा गई और राजवीर के बगल में सिर झुका लिया। फिर उसने झुककर धीरे से कहा, धन्यवाद दीपशेख। दीपशेख ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, इसका उल्लेख मत करो, वह मेरा भाई है और तुम मेरी भाभी हो। परिवार में धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आप जानना चाहेंगे कि आदिल के भाई की प्रतिक्रिया क्या थी जब वह कॉफ़ी शॉप पहुंचा और दीपशेख को देखा?